नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज गुड़िया को लेकर आज लोग सड़कों पर हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर कल ही कई हजारों लाखों की तादाद में जंतर मंतर पे थे, जबकि पहले वह प्रोटेस्ट जो होना था वह इंडिया गेट पे होना था। फिर उसके बाद पुलिस ने जंतर मंतर भेज दिया। जंतर मंतर पे लाखों की तादाद में वहां पर लोग थे। यही नहीं, बिहार से हमारे पास खबरें आ रही हैं, पूना से हमारे पास खबरें आ रही है, महाराष्ट्र, नागपुर, जगह ऐसी नहीं है जहां पर यह दर्द सुनाई नहीं दे रहा हो। किस तरीके से मिल पाएगा न्याय, इसी विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए हैं वीरेंद्र जी। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा जय भीम, दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी वीरेंद्र जी का दर्द है वह पूरे देश में ही नहीं विदेशों तक में इसकी सैलाब जा रहा है। तो किस तरीके से मिल पाएगा न्याय कि जिस तरीके से एसडीएम, एडीएम सब लोगों ने उसके सबूतों को नष्ट करने की बात दिखाई जा रही है कि उसको घर तक नहीं ले जाया गया, उसका पोस्टमार्टम नहीं किया गया, उसको रास्ते में पेट्रोल डीजल छिड़क कर उसको आग लगा दी, अब लगाई भी नहीं लगाई ये नहीं पता है। लेकिन ये सारे सबूतों को जिस आधार पे खत्म किया जा रहा है, तो क्या गुड़िया को न्याय मिल पाएगा? न्याय तो मिलेगा, अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा न्याय। देर सवेर हो सकती है। जब समाज की जागरूकता बढ़ेगी, समाज की आंखें खुलेंगी, बहुजन समाज के इस मान अपमान की अहमियत को समझेंगे, इसके मान सम्मान क्या होता है, तो जरूर एक दिन उठ करके खड़े होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और जिस दिन ये 85% लोग उठ करके, 85% में अगर 30% भी लोग उठ करके खड़े हो जाएंगे, उस दिन किसी के माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि कोई इनका मुकाबला कर पाएगा। सिर्फ खड़े होने की जरूरत है, और वो एक दिन खड़े होंगे जब इस तरीके के जघन्य अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते रहेंगे, खास करके सरकारी संरक्षण में, राजनीतिक संरक्षण में, ब्यूरोक्रेटिक संरक्षण में, तो फिर ये क्रांति जरूर होगी। और मेरा मानना है कि ये क्रांति की शुरुआत हो चुकी है बीजेपी के राज में, और ये रुकने वाली नहीं है। तो अभी मैं सुबह देख रहा था, एक व्हाट्सएप पे कुछ कुछ लाइनें लिख करके भेजी है, वो मुझे बहुत सटीक लगती हैं आपके इस सवाल में कि कैसे मिलेगा न्याय। उसके लिए मैं पहले वो लाइनें सुनाता चाहता हूं कि उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद न आएंगे, छोड़ो मेहंदी भुजा संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो, धूत बिछाए बैठे हैं शकुनी मस्तक सब बिक जाएंगे, उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद न आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से, स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे, उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद न आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है, होठ सिल दिए हैं जनता के, कानों पर फिर पहरा भी है, तुम ही कहो ये अस्त्र तुम्हारे, किसको क्या समझाएंगे, उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद न आएंगे। तो इसलिए महिलाओं को खुद अपनी अस्मिता बचाने के लिए खुद अपना इंतजाम करना होगा, खुद अपनी हिम्मत पैदा करनी होगी। खुद अगर हम धर्म की बात करें तो दुर्गा बनना होगा, उनको दुर्गा और काली बनना होगा। और अगर आज के युग की बात करें तो फिर फूलन देवी बनना होगा। और जब तक फूलन देवी, दुर्गा या नहीं बनेंगे, तब तक कोई बचाने नहीं आएगा। इसलिए अपना इंतजाम, अपनी ताकत पैदा करो, और जिस दिन आप अपनी ताकत पैदा कर लेंगे, इस देश की बहुजन की महिलाएं, बेटियां मारने के लिए तैयार, मरने से पहले उनको मारने के लिए तैयार हो जाएंगी, तो फिर कोई दुनिया की ताकत उनको छू नहीं सकती। इसलिए, लेकिन अगर हम सामाजिक धरातल पर देखें कि पिछले कई दिनों से पूरे देश में एक उबाल सा और बवाल सा हो रहा है इस मसले को लेके, तो अगर इसका समाधान ढूंढना है तो समाधान ढूंढने के लिए इसके कारण जानने होंगे कि आखिर ये घटनाएं होती क्यों हैं, खास करके दलित महिलाओं के साथ ऐसे जघन्य अपराध होते क्यों हैं, कौन करता है, कैसे करता है, क्या कारण है, इसके कारण जरूर जानने होंगे। तभी हम इसके निवारण पर सोच सकते हैं कि इसका निवारण क्या है। अगर हम कारण की बात करें
तो मेरे पास ये बहुत सारे, मैं कई दिनों से निकाल रहा हूं ये गूगल सर्च और इस पर बहुत सारे कारण, बहुत सारे विद्वानों के विचार मैंने पढ़े हैं, देखे हैं, निकाले हैं। और इसमें मैं अगर आज की बात करूं तो अभी जो डाटा है हमारे पास, जो डाटा है हमारे पास वो देखना जरूरी है कि पिछले 2005 से और अभी 2019 तक, 2018 तक का डाटा है। तो जो 2005 में 10,000 केस थे, 2018 में 40,000 के करीब केस हो गए हैं इस तरीके के जघन्य अपराधों के। और 2019 में 4,05,861 केस जो है महिलाओं के अगेंस्ट में रिपोर्ट किए गए, जो कि 2018 में 3,78,236 थे। ये विकिपीडिया और क्राइम जो रिकॉर्ड है उसका रिकॉर्ड है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिकॉर्ड है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। और इसमें विकिपीडिया में दिया है कि ऑन एन एवरेज 91 जो है ये रेप केस डेली होते हैं भारत में। ये तो रिपोर्ट होते हैं, लेकिन जो अनरिपोर्टेड केस है ये भी बहुत चिंता का विषय है। हमें विकिपीडिया बता रहा है कि 71% केस, 71% केस जो है अनरिपोर्टेड है, जो कि रिपोर्ट ही नहीं किए जाते। अब आप अंदाज लगाइए, एक तरफ तो 91 केस डेली और 71 अनरिपोर्टेड, इसका मतलब केवल 30% रिपोर्टेड होते हैं। तो इसका मतलब 300 केस पर डे हो रहे हैं अगर हम हिसाब से लगाएं। और इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये विकिपीडिया की रिपोर्ट है मेरे पास, ये सब विकिपीडिया रिपोर्ट ने लिखा हुआ है। इतने केसेज अनरिपोर्टेड जाते हैं। और इसमें दूसरी एक एनसीआरबी का है, हर 16 मिनट में एक जघन्य अपराध इस तरीके के हो रहे हैं देश में। उसके बाद जो दलित महिलाएं हैं, इनको एक सिस्टमैटिक तरीके से क्यों होते हैं ये जानना जरूरी है कि सिस्टमैटिक तरीके से ये कास्ट सिस्टम है, और कास्ट सिस्टम के कारण, ये कास्ट सिस्टम का आउटकम है, उसके कारण होते हैं। उसके बाद टाइम एंड अगेन हाउ रेप एंड अदर फॉर्म सेक्सुअल, ये जो सेक्सुअल है आर यूज्ड अगेंस्ट दलित वुमेन टू डिह्यूमनाइज द कम्युनिटी एंड मेंटेन कास्ट बेस्ड सिस्टम, कि महिलाओं के साथ जो जघन्य अपराध होते हैं ये इस जो जातिवाद है इस व्यवस्था को यथावत बनाए रखने के लिए, ये मतलब डिमोरलाइज तो पुरुषों को किया जाता है, लेकिन इसका हथियार महिलाओं को बनाया जाता है। और ये भी एनसीआरबी का डेटा है कि 2019 में 10 महिलाएं के साथ ये कांड होता है डेली। उत्तर प्रदेश में सबसे हाई है। अगर हम अनरिपोर्टेड भी करें तो 10 महिलाओं का मतलब है 40 महिलाओं के प्रतिदिन ये जघन्य अपराध हो रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में ये सबसे आगे है। इसके बाद है कि बहुत से केसेस तो केवल इसलिए रिपोर्ट नहीं किए जाते कि उसका बैकलैश फ्रॉम डोमिनेंट कास्ट सोसाइटी, कि अगर रिपोर्ट करते हैं तो उनके साथ और ज्यादा अन्याय अत्याचार करता है। ऐसे बहुत सारे गांव में देखने को आया है कि वो थाने में रिपोर्ट करने गए, जब लौट के आ रहे थे तो फिर उनकी पिटाई की गई, फिर उनके साथ ये जघन्य अपराध किए गए और सामूहिक रूप से किए गए। तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं। और हमारे पास एक ये रिपोर्ट है, इसमें है एग्जामिनेशन ऑफ केसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट एंड वायलेंस अगेंस्ट दलित वुमेन रिवील्स ए पैटर्न ऑफ इंप्यूनिटी एंजॉयड बाय बोथ स्टेट एंड नॉन स्टेट परपेट्रेटर्स, कि एक इंप्यूनिटी है कि हम कुछ भी कर लेंगे, हमें कोई दंड नहीं मिलेगा, मेरा कुछ नहीं होगा। जो सिस्टम है, जो सरकारी सिस्टम है, पुलिस व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, हमें बचा लिया जाएगा, ये दिमाग में रहता है। इस कारण से ये केसेज बढ़ते रहते हैं। और एक मीना कंडे स्वामी है, ये जो एंटी कास्ट एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने लिखा है कि 4 साल में 2014 से लेके 2018 तक ये क्राइम अगेंस्ट दलित्स हैव शॉट अप बाय 47%, ये 47% की वृद्धि हुई है मात्र 4 साल में।
तो ये बहुत ही एक खतरनाक ट्रेंड है। इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है, मेरे पास जो व्यूज हैं, जो भिन्न भिन्न विद्वानों के, उसके हिसाब से कह रहा हूं। और ये एक रिपोर्ट है, वो कहती है दिस इज जस्ट ए टिप ऑफ आइसबर्ग बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द क्राइम अगेंस्ट दलित वुमेन आर नेवर रिपोर्टेड। ये एक्चुअली ये इम्पोर्टेंट है सब है, और कन्विक्शन रेट का भी है कि अगर पहली बात तो केस रिकॉर्ड किए नहीं जाते, अगर केस बनाया जाता है, रिपोर्ट लिख ली जाती है, तो कन्विक्शन रेट बहुत कम है। इसमें प्रोटेक्शन उसको मिलता है, लीगल प्रोटेक्शन के कारण ये क्राइम्स बढ़ते हैं। और इसमें आजकल ये लिखा है ऑल्सो रीड देयर पर्टिकुलरली सेंस ऑफ अथॉरिटी अमंग द सेल्फ अपॉइंटेड गैंग्स इन द सोसाइटी इन इंक्रीजिंग एज क्राइम अगेंस्ट द मार्जिनलाइज्ड एंड गेटिंग ए लेजिटिमेसी नॉट सीन बिफोर। कि आजकल जो तथाकथित सेल्फ स्टाइल ग्रुप बन गए हैं, सामाजिक, और उसके जो रोमियो बन गए हैं कि किसी को भी पकड़ के वो कहीं भी पीटते हैं, तो ये भी एक बहुत चिंता का विषय है। ये पहले कभी नहीं होता था, और वो अपने आप को सेल्फ अपॉइंटेड अथॉरिटी, ये अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी से भी ज्यादा समझते हैं कि किसी को भी कहीं भी पकड़ के अपना न्याय कहीं भी जाके किसी के मुंह में मूत देते हैं, किसी के साथ कुछ करते हैं। तो ये सब हो रहा है इसमें। और एक रिपोर्ट और है कि ऑल क्राइम्स कमिटेड अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट द हाईएस्ट आर द दलित वुमेन। कि महिलाओं के साथ जिसमें आते हैं वो सबसे ज्यादा दलित महिलाएं हैं। अब सवाल एक मीडिया का है, रिपोर्ट है कि मीडिया जब रिपोर्ट अगर जाति लिखता है तो उनके ऊपर शिकंजा कसा जाता है सरकारी के, जाति क्यों बताते हो। तो ये कहते हैं, क्या कहते हैं, ए रेप इज रेप, व्हाई डू यू ब्रिंग कास्ट इनटू इट, कि आप जाति को क्यों बताते हैं। तो फिर इसमें है इंडिया इज प्राइमरी ए कास्ट सोसाइटी, नाइदर डेमोक्रेसी नॉर ए लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन है दैट चेंज इट। कि भारत में जो है जाति के आधार पर सोसाइटी है, इसलिए ये सब होता है। और एक रिपोर्ट और है, देयर आर केसेस वेयर वुमेन आर रेप्ड इनसाइड द पुलिस स्टेशन। जब वो अपने इस जघन्य अपराध की रिपोर्ट करने पुलिस थाने पहुंचती हैं, तो थाने वाले उन्हें बंद करके रिपोर्ट लिखने की बजाय खुद उनका बलात्कार करते हैं। ऐसी सैकड़ों घटनाएं आपको थानों में सुनने को मिली हैं। तो ये, और जो एट्रोसिटी एक्ट है वो कहीं नहीं लगाते, वो भी लगाते हैं। और इससे ये लगता है कि ये जो क्लास है, स्ट्रक्चरल बायस बिल्ट अराउंड कास्ट सॉलिडेरिटेरियन बिटवीन क्रिमिनल पुलिस एंड जुडिशियरी। ये रिपोर्ट है, ये मैं नहीं कह रहा, ये हाथ में मेरे पास रिपोर्ट है किसी की, ये सारी लिखी हुई है। इसमें कहते हैं कि ये गठजोड़ है क्रिमिनल का, पुलिस का और जुडिशियरी का। कि पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखेगी तो उल्टी सीधी लिखेगी, और उसके बाद जुडिशियरी में जाएगा। तो जज साहब जो बैठे हैं वो भी कास्ट मानसिकता से न्याय देते हैं, फैक्ट्स के आधार पर न्याय नहीं देते, वो जाति के आधार पर न्याय देते हैं। ऐसा इसमें रिपोर्ट में लिखा गया है। तो ये जो चले आ रहे हैं, इस तरीके के बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो इसमें कारण ढूंढने पड़ेंगे, ये तो हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। एक 27 मई 2014 की घटना है, बदायूं में 2 लड़कियों को रेप करके और पेड़ पर लटका दिया था मार करके। उनका कसूर क्या था? कसूर ये था कि उन्होंने 3 रुपए अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिए निवेदन किया था, मात्र 3 रुपए। 3 रुपए मजदूरी बढ़ाने के लिए निवेदन किया था। ये इसके एम्प्लॉयर जो अपर कास्ट तथा कथित अपर कास्ट नहीं, दहशतगर्द जाति के जो लोग थे, उनको ये मंजूर नहीं हुआ कि इस दलित की, इस महिला की हिम्मत कैसे हो गई हमसे सवाल करने की, हमसे 3 रुपए तनख्वाह बढ़ाने के लिए। इस बात से, छोटी सी बात से नाराज होकर उन 2 लड़कियों का गैंग रेप किया गया और गैंग रेप करके उनको पेड़ से लटका दिया गया। बाद में जब इसी तरीके से सारा एजिटेशन हुए तो फिर सीबीआई इंक्वायरी की गई। सीबीआई इंक्वायरी में उस केस को उल्टा कर दिया। उस केस में सीबीआई ने फाइंडिंग की कि भाई इस केस में इसके पेरेंट्स जिम्मेदार हैं, पेरेंट्स ने मार करके इनको लटकाया है। उनके पेरेंट्स के ऊपर मुकदमा सीबीआई ने दर्ज कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा, ऑन रिकॉर्ड है। तो जो अभी सीबीआई की मांग कर रहे हैं हाथरस केस में, अगर सीबीआई की इसमें जांच होती है तो इस केस में भी इनके घर वालों पर, रिश्तेदारों पर मुकदमा तय कर दिया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है।
और ये मैं जो रिकॉर्ड है उसके आधार पर कह रहा हूं। और ये रेप क्यों होते हैं, ये रिपोर्ट है हमारे पास, ये इसमें लिखा है रेप यूज्ड एज ए टूल ड्यूरिंग कास्ट और क्लास कन्फ्लिक्ट, कि जब जाति का या क्लास का होता है तो दलित बीमा महिलाओं को सबसे पहले इसके लिए बनाया जाता है, शिकार किया जाता है, और ये पुराने जमाने से चला रहा है, कोई ये अभी नया नहीं है। और ये फेल्योर ऑफ द जुडिशियल सिस्टम, कारण और क्या है, फेल्योर ऑफ द जस्टिस सिस्टम, कि जब न्यायालय में न्याय नहीं मिलता क्योंकि उनकी मानसिकता कास्ट के हिसाब से होती है। जो जज बैठे हुए हैं इसमें लोअर कास्ट, जहां लोअर कास्ट की होती है, जज फिर कास्ट के हिसाब से फैसला देते हैं। और इन सबसे भी महत्वपूर्ण है कारण, अगर बताएंगे तो इन सबसे महत्वपूर्ण कारण है, ये मेरे पास एक आरएसएस का सर्कुलर है, आरएसएस का ये सर्कुलर है, ये मैंने नहीं बनाया, ये आप देखेंगे इंटरनेट पे मिल जाएगा। इसमें बहुत सारे कारण लिखे हुए हैं। इसमें एक जगह एक कारण लिखा है इन्होंने, एनकरेजमेंट एंड इंस्टिगेशन शुड बी कैरिड ऑन मोर विगरसली सो दैट वुमेन folk of scheduled caste and Musliman and Christian live by prostitution. Plans should be made more foolproof so that people of the scheduled caste के जो लिखने वाले हैं उनको जो है इनके शिकंजे में लिया जाए। During riots, the women of Musliman and scheduled caste should be gang raped. Friends and acquaintances cannot be spared. इसमें लिखा है कि जब इस तरीके का कोई दंगा बवाल होता है तो इसमें महिलाओं के साथ ये जघन्य अपराध किए जाएं, और उस समय ये नहीं देखना चाहिए कि ये मेरे दोस्त की बीवी है या परिवार गांव का है या जानकार है या रिश्तेदार है, ये कोई चीज नहीं देखनी चाहिए। उस समय सिर्फ ये देखना है कि ये दलित है, दलित के साथ ये क्राइम करना है। दोस्त की बीवी है या किसकी बीवी है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये इस आरएसएस के सर्कुलर में लिखा है और इसको ये लागू कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी की विचारधारा, आरएसएस की ये कैडर है, आरएसएस कैडर है बीजेपी का, तो उसके आधार पे कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे सैकड़ों सर्कुलर आपको नेट पे मिल जाएंगे जिसमें ये सारी चीजें, मैं समय अभाव के कारण बहुत सारी चीजें बता नहीं सकता। इसमें एक और लिखा है, अटैक शुड बी स्टार्टेड विद बिगरेड अगेंस्ट इक्वालिटी प्रीचिंग, कि जो समानता की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, उनके खिलाफ जो है ज्यादा से ज्यादा उन पर अटैक करना चाहिए। दलित और मुस्लिम राइटर को जो है वो करना चाहिए, और जो हिंदुत्व का विरोध करता है आर टू बी मर्डर्ड थ्रू फॉल्स एनकाउंटर, कि जो हिंदुत्व का विरोध करता है उसके फॉल्स एनकाउंटर करके मार दिया जाए। फॉर दिस वर्क हेल्प ऑफ पुलिस एंड सेमी मिलिट्री फोर्सेस शुड ऑलवेज बी टेकन। ये कहते हैं कि इस फॉल्स एनकाउंटर के लिए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज की सहायता ली जाए। इसका मतलब उनको भी इनडायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस हैं जो वो कर रहे हैं, चाहे विकास यादव का केस हो, चाहे भी हाथरस वाला केस हो, कि सारा पुलिस के लोग कर रहे हैं। अब सरकार ने पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। तो सस्पेंशन इज नॉट द पेनल्टी, सस्पेंशन इज नॉट द पनिशमेंट। ये सिर्फ इसलिए किया है कि जब ये शोर हो रहा है इसको दबाने के लिए कि देखो अपने पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये सिर्फ आई बात है, जो उन्होंने करना था वो कर दिया, उन्होंने एविडेंस को खत्म करना था कर दिया। अब आप चीखते रहे, चिल्लाते रहे, कहीं कोई न्याय मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जुडिशरी में साक्ष्य के आधार पर काम होता है, साक्ष्य कोई बचा नहीं है। तो जब साक्ष्य बचा नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अगर सीबीआई के लिए जोर डालेंगे हमारे लोग, हमारे संगठन के लोग, तो सीबीआई इंक्वायरी होगी, उसमें सीबीआई में इस लड़की के घर वालों को, रिश्तेदारों को फंसा दिया जाएगा, ताकि आगे कोई दलित ऐसी हिम्मत ना करे कि इस तरीके का यह दलित ऑर्गेनाइजेशन या बहुजन समाज के लोग ऐसी हिम्मत के इतना बवाल ना करें, उसके खिलाफ इतने आंदोलन ना करें। इसको दबाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, जो कि हो रहा है, 2014 के केस में हो चुका है और आगे भी होता रहेगा। मान्यवर, तमाम बातें आपने बताई हैं कि ये आंदोलन इस तरीके से कितने भी करते रहें लेकिन निराशा ही हाथ लगेगी। आप लगातार इसके ऊपर काफी सारी आपने टिप्पणियां दी हैं, लेकिन क्या बहुजन अब अपना न्याय को कहीं भी नहीं ले सकते हैं? मतलब कानून की अगर बात करें, जो बाबा साहब ने कानून दिया, संविधान दिया,
वह अब कोसों दूर हो गया है, तो किस तरीके से, किस आधार पे मिल पाएगा? देखिए, न्याय के लिए हम चाहें एक दिन में, 2 दिन में, या आंदोलन करके जो जी बहुत सारे संगठन हैं वो न्याय दिला देंगे, संभव नहीं है। जी इसके लिए प्लानिंग से काम करना पड़ेगा, प्लानिंग से काम करना पड़ेगा, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर काम करना पड़ेगा। जी और अभी कल भी मैं देख रहा हूं, इतने दिनों से हमारे लोग आवाज उठा रहे हैं कि हमारे 130-31 मेंबर पार्लियामेंट क्या करते हैं, एमएलए आवाज क्यों नहीं उठा रहे। जी उसके लिए ये अरुंधति राय का लिखा हुआ मेरे पास एक लेख है। अरुंधति राय ने लिखा है कि ये क्यों नहीं आवाज उठा रहे कि गांधी ने कैसे दलितों के वास्तविक प्रतिनिधित्व की लड़ाई को लेकर अंबेडकर को खलनायक बना दिया था। गांधी ने यह पक्का कर दिया था कि अछूतों का अपना जुझारू, अछूतों के अधिकारों के लिए लड़ने वाला नेतृत्व ना उभर पाए और नेतृत्व विशेषाधिकार प्राप्त जातियों के पास ही रहे। ये गांधी ने बहुत बड़ा अन्याय किया है बहुजन समाज के लोगों के साथ कि आज जो गुलाम और चमचे जो नेता पैदा हुए हैं, जो केंद्र में मिनिस्टर बैठे हैं, मेंबर पार्लियामेंट बैठे हैं 131-30 के करीब, ये सब नेतृत्व विहीन लोग हैं, जो कि गांधी की देन है। गांधी ने एक कुकृत्य किया था डॉक्टर अंबेडकर के साथ में, जब पूना पैक्ट किया था 24 सितंबर 1932 को, तो गांधी ने एक कुकृत्य प्राप्त किया था, और सिर्फ इसलिए कि अछूतों के अधिकारों के लिए लड़ने वाला नेतृत्व ना उभर पाए और नेतृत्व विशेषाधिकार प्राप्त जातियों के पास रहे। कि जो पार्टियों के आला कमान है, जो टिकट देने वाले हैं, नेतृत्व उनके पास है, ये जो रिजर्वेशन से आते हैं ये इनके गुलाम हैं, इनके ये कहते हैं उम्मीदवार दंत और नख विहीन हो गए हैं। अंकल टॉम ने बाजी मार दी, गांधी ने यह पक्का कर दिया कि अछूतों का अपना जुझारू, अछूतों के अधिकार के लिए लड़ने वाला नेतृत्व ना उभर पाए। तो इसके लिए ये जो सारे प्रपंच है, बहुत सारा मेरे पास मैटर है, लेकिन अभी बताना संभव नहीं है सारी चीजें। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि इसका उपाय क्या है। उपाय साहब कांशीराम ने खोजा, उपाय साहब कांशीराम ने ढूंढा और बाबा साहब के बताए रास्तों पर चले। साहब कांशीराम ने यह बताया कि पोजीशन और पावर में क्या अंतर है। आज हमारे जो एमएलए एमपी जो मिनिस्टर हैं वो पोजीशन में तो हैं, मिनिस्टर केंद्र में बहुत सारे हैं शूद्रों के, एमपी बहुत सारे हैं, वो पोजीशन में है लेकिन पावर में नहीं है। उनके पास पावर नहीं है, केवल मिनिस्टर की पोजीशन है, लाल बत्ती की गाड़ी है, और इससे ज्यादा उनके पास पावर कुछ नहीं है समाज के लिए। तो ये जो पावरलेस हमारे मंत्री या जो वो हैं तो सब बेकार हैं। तो साहब कांशीराम ने इसके लिए कई सिद्धांत बनाए थे कि अगर आप समाज को बदलना चाहते हो तो समाज को जानना समझना जरूरी है कि ये कास्ट सिस्टम क्या है, कैसे बना, क्यों बना, ये जानना जरूरी है, समझाना जरूरी है। और जैसे लोग होते हैं उन्हें वैसे नेता मिल जाते हैं, कि अगर बिकाऊ लोग होंगे तो उन्हें बिकाऊ नेता मिल जाएंगे। और कांशीराम साहब ने एक बात कही थी कि जो अपने वोट की रक्षा नहीं कर सकता वो अपनी मां, बहन और बेटी की रक्षा नहीं कर सकता। ऐसा कांशीराम अक्सर कहा करते थे कि वोट की कीमत समझें, अगर वोट की कीमत को नहीं समझेंगे तो फिर ऐसे ही अन्याय अत्याचार होता रहेगा जो हो रहा है। और साहब कांशीराम ने इस वोट की समझाने की कीमत को समझाने की कोशिश की, पूरे देश में बहुजन समाज बनाया, बहुजन समाज बना करके आपस में भाईचारा पैदा किया, आपस में यूनिटी पैदा की, आपस में समतामूलक समाज की स्थापना की। तो इससे जो खास करके बैकवर्ड समाज के लोग जो अत्याचार करते थे वो भी इनके साथ रहते थे, उनकी जब समझ में आई तो उन्होंने वो बहुजन समाज के साथ में आए, इन खास करके दलित जातियों के साथ में आए, आपस में भाईचारा बनाया। मुस्लिम समाज के और ये समाज के लोग आपस में भाईचारा बनाया, तो जो दंगे होते थे जाति के आधार पर हिंदू मुस्लिम वो कम हुए। और जब इकट्ठ बना, जब ताकत बनी, जब बहुजन समाज बन गया, बहुजन समाज की ताकत बनी, तो फिर जो क्राइम करने वाले जो दहशतगर्द जातियां हैं, जो टेररिस्ट जातियां हैं, जो खूंखार जातियां हैं, इनको सवर्ण कहते हुए शर्म आती नहीं कहना चाहिए, ये जो दहशतगर्द लोग हैं ये फिर इनके ऊपर उल्टी दहशत आ जाती है कि ये इकट्ठे हो गए हैं, अगर हमने कुछ हिम्मत करने की कोशिश की
तो फिर हमारा अंजाम बुरा होगा। साहब कांशीराम ने इस चीज को समझा और उन्होंने कहा कि सत्ता संघर्षों का प्रतिफल होती है, सत्ता संघर्षों का प्रतिफल होती है, इसलिए अगर मान सम्मान चाहिए, सत्ता चाहिए, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और जिन जातियों ने कांशीराम साहब की इस बात को समझा कि जो अपने वोट की रक्षा नहीं कर सकता वो अपनी मां बहन बेटी की रक्षा भी नहीं कर सकता, और जो सत्ता संघर्षों का प्रतिफल है, तो जिन जातियों ने इस चीज को समझा वो जातियों ने अपने वोट का सही इस्तेमाल करना शुरू किया। जब सही इस्तेमाल करना शुरू किया तो उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी, और जब 4 बार मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती बनी तो इन दलितों का मनोबल इतना बढ़ा कि फटे हाल मजदूर भी जब पुलिस वाले कुछ कहते थे तो वो कहता था, गाली दे करके कहता था कि तुझे मालूम नहीं है बहन जी हमारी मुख्यमंत्री हैं। इतना मनोबल बढ़ गया था इनका, तो उनके पास फिर किसी दरोगा पुलिस वाले की, एसपी डीएम की, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि अब जो हाथरस में किया है इस तरीके के अन्याय कर सकता। तो ये साहब कांशीराम ने ये सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया। और साहब कांशीराम ने मायावती को क्यों मुख्यमंत्री बनाया? क्योंकि साहब कांशीराम ने इस पूरे जातिवादी स्ट्रक्चर का अध्ययन किया। उन्होंने बाबा साहब की किताब थी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जात भेद का समूल नाश, जात भेद का उच्छेद, केवल एक किताब को पढ़ा था और एक किताब को पढ़कर उनकी दिशा और डायरेक्शन सब कुछ बदल गया। और उन्होंने यह तहैया किया कि जो समाज में सबसे कमजोर कौन है? सबसे कमजोर है शूद्र, शूद्र में सबसे कमजोर है चमार, और चमार में सबसे कमजोर है चमारी। जिसके साथ में अन्याय अत्याचार होता था तो साहब कांशीराम ने उस सबसे कमजोर कड़ी चमारी को इतनी ताकत दे दी कि जो अन्याय अत्याचार करते थे वो मायावती के पैरों में नतमस्तक होते थे जाकर के, और एक बार नहीं जितनी बार मिलते थे उतनी बार नतमस्तक होते थे, चाहे ठाकुर हो चाहे पंडित हो। और वो दिन हमारे लिए बहुत गर्व का दिन होता है कि जब ये लोग नतमस्तक होते हैं। और ये साहब कांशीराम ने किया कि आज जिस महिला का साथ में इतने जघन्य अपराध हो रहे हैं उस महिला को इतना मजबूत बना दिया कि आज देश में, उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, दुनिया में उसका नाम है। और दुनिया के अपराधी, देश के अपराधी, भारत के अपराधी उससे थर थर कांपते हैं। तो ये कांशीराम साहब ने करके दिखाया है। और इस रास्ते पर एक चीज और बताना चाहूंगा कि जिन जातियों ने इसके महत्व को समझा, वोट के महत्व को समझा, कांशीराम की बात को समझा, उन जातियों के साथ आज अन्याय अत्याचार बहुत कम हो गए, या तो नहीं हो रहे या बहुत कम हो गए। आज अत्याचार उन्हीं जातियों के साथ हो रहे हैं कि जो तथाकथित इन दहशतगर्द जातियों के साथ में चिपकी हुई हैं, उनके साथ में ये लगी हुई हैं। चाहे वाल्मीकि है, धोबी है, ऐसी बहुत सारी जातियां, मैं नाम नहीं लेना चाहता। और जब तक इन जातियों का मान सम्मान नहीं जागेगा, ये जातिगत पेशे नहीं छोड़ेंगे, अपनी वोट की कीमत को नहीं समझेंगे, तब तक इनका भला होने वाला नहीं है। हाथरस में तो इनका मेंबर पार्लियामेंट भी वाल्मीकि है, लेकिन वो बीजेपी का है। तो इन्होंने वोट की कीमत को वाल्मीकि ने नहीं समझा। और मैंने बहुत साल, मैंने 30-35 साल मैंने वाम सेफ में और राजनीति में काम किया है, और दिल्ली में और यूपी में मैं जानता हूं कि 90% वाल्मीकि बीजेपी या कांग्रेस को वोट देता है, आज भी देता है। और यही है प्रतिफल कि उन्होंने अपने वोट का, और सिर्फ वाल्मीकि नहीं, ऐसी कई जातियां हैं जो उनके प्रभाव में रहती हैं जगह जगह। जैसे 4 घर थे तो उनके प्रभाव में है, इनके धोबी हो गए, धानुक हो गए, ये इनके थोड़े थोड़े घर होते हैं, उनके प्रभाव में रहते हैं, और अब वही टारगेट हो रहे हैं। जिन्होंने कांशीराम की बात को माना, बाबा साहब की बात को माना, आज उनकी तरफ किसी की आंख उठाने की हिम्मत नहीं है। अगर हिम्मत है तो उन्हीं के साथ है कि जिन्होंने महापुरुषों के मूवमेंट को नहीं समझा, बाबा साहब के मूवमेंट को नहीं समझा, ज्योतिबा फुले के मूवमेंट को नहीं समझा, पढ़ाई की शिक्षा के महत्व को नहीं समझा। आज अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है, पैदा होकर सफाई के काम में लगा देते हैं। मैंने दिल्ली में जब रहता था तो वाल्मीकि समाज के जो लेने आते थे, 10 रुपए में 1 महीना कूड़ा घर से उठा के ले जाते थे। मैंने एक दिन उनको घर पे बिठा करके चाय पिलाई और कहा कि भाई इस काम को छोड़ दो, अगर कर रहे तो आप करो, अपनी बेटियों को और बेटाओं को, बहुओं को क्यों लगा रहे हो? तो उसने शिकायत की दूसरे लोगों से कि ये आदमी तो मेरे पेट पे लात मारना चाहता है। तो सवाल यह है कि मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई कहीं बाजार में किसी दुकान पे नहीं मिलती कि आप वहां से खरीद ले जाओगे। ये तो महसूस करने की बात है
कि जिस काम को ये सदियों से करते आ रहे हैं, सफाई के काम को 10 रुपए महीने में आज 50 रुपए महीना लेते हैं, दिल्ली में पूरा महीने कूड़े उठाते हैं, और इसी काम को एक ठाकुर को या ब्राह्मण को कहा जाए कि हम 1 महीने के नहीं, 1 दिन के नहीं, 1 घंटे के हम 10,000 रुपए देंगे या 1 लाख रुपए देंगे, तू गली में झाड़ू लगा दे, तो क्या कहेगा वो कि मैं मर जाऊंगा लेकिन इस काम को नहीं करूंगा। क्यों? जिस काम को सैकड़ों सालों से उनके पुरखे करते आ रहे हैं, वाल्मीकि समाज के 10 रुपए में करते आ रहे हैं, वो 1 लाख रुपए लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसे अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की पता है, परवाह है। इनको अपने मान सम्मान की परवाह नहीं है, इसलिए सदियों से ये पेशा करते आ रहे हैं, और जब तक मान सम्मान स्वाभिमान नहीं जगाएंगे तब तक ऐसे ही अन्याय अत्याचार होते रहेंगे। इसलिए मेरा मानना है कि कांसीराम साहब की बात को मान के जो लोग कांसीराम साहब के मूवमेंट में जुड़ेंगे, उनकी मां बहनों का ये जघन्य अपराध नहीं होंगे, और ये करके दिखा दिया है। इसका सर्वे कर लें, चाहे वाल्मीकि हैं, धोबी हैं या दूसरे संगठन के लोग हैं, ये जरूर सिखाएं। और दूसरा एक चीज और भी बताने की जरूरत है कि तथाकथित जो ठाकुर हैं, जो अपने आप को ठाकुर बनते हैं, वो भी अपनी औकात को समझ लें। उनको औकात बताने की जरूरत है कि उनकी पैदाइश कहां से है। आज परशुराम का विरोध कर रहे हैं, परशुराम वर्सेस परशुराम जो ब्राह्मण था, उसने 21 बार पृथ्वी को छत्री विहीन किया था, पूरे भारत को नहीं पूरी दुनिया को कहते हैं। तो वो छत्री आज कहां से आए? जब बीज नाश कर दिया था क्षत्रियों का, तो आज जो क्षत्रिय हैं वो नाजायज औलाद हैं ब्राह्मणों की। ये इन क्षत्रियों को अपने कि जिसके ये शिकार हैं, ये खुद भी उस व्यवस्था के शिकार हैं जो कि दूसरों पर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। तो ये दहशतगर्दी, ये अपराधियों की घोषित किए जाने चाहिए, ये जाति अपराधी घोषित की जानी चाहिए। सिर्फ ये लोग नहीं, ये पूरी जातियां अपराधी घोषित की जानी चाहिए, जातियां आतंकवादी घोषित की जानी चाहिए। ये सरकार से मेरी भी मांग है और सरकार को चाहिए। जी मानवर, आने वाले टाइम के अंदर ऐसा ना हो तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बहुजन समाज के लोगों को? मैंने बताया, इसके लिए सिर्फ छोटा सा काम करना, उसके लिए कोई बंदूक नहीं उठानी, कोई लाठी नहीं उठाने, किसी को गाली नहीं देना, कुछ नहीं करना। सिर्फ चुनाव के समय पर अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है। कि जिन पार्टियों की विचारधारा गैर बराबरी की है, उन पार्टियों को छोड़ दें। और ये चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे आप है, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ए टीम, बी टीम, सी है, एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, एक घास का सांप है। इनको हमें अवॉइड करके बहुजन समाज पार्टी जो बहुजन की बात करती है, जो मान सम्मान स्वाभिमान की बात करती है, जो समता मूलक समाज की बात करती है, अगर 85% लोगों में से अगर 30-40% लोगों की बात ये समझ में आ जाए कि हमने अपना सही वोट का इस्तेमाल करना है चुनाव के टाइम पे, तो सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। जो शासक होता है, जो राजा होता है, जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होता है, उसके जाति के साथ कभी कोई अन्य अत्याचार नहीं कर सकता। चाहे शासन आज जो डीएम और एसपी बोल रहे हैं, जो एडीजी बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहे हैं, ये इनकी हिम्मत नहीं है। ये सिर्फ योगी आदित्यनाथ के इशारे पर, उनकी सहमति पर बोल रहे हैं। तो ये जिसका राजा होता है तो हमें अपना राजा बनाना चाहिए, इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। ये मोमबत्ती जलाने से या जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से, आंदोलन करने से कुछ होने वाला नहीं है। हमें वोट की कीमत को समझाना है और वोट का सही इस्तेमाल समझ करना है। आगे वाले 2022 के इलेक्शन में अगर हमने सही इस्तेमाल कर लिया तो इस देश के सारे गुंडे बदमाश या तो जेल में होंगे या उत्तर प्रदेश से बाहर होंगे। ऐसा हो चुका है 4 बार। इसलिए इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कह रहा मैं, ये प्रैक्टिकली सबको पता है। और पता होते हुए उस रास्ते पर नहीं चलेंगे तो फिर ऐसे पिटते रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती, कोई फोर्स उनको बचा नहीं सकता। ऐसा मेरा अपना मानना है। जी, बहुजन समाज को अपनी ताकत को समझना पड़ेगा। जिसे 85% बोलते हैं वह कोई छोटा मोटा गणित नहीं है, इतना बड़ा गणित है। अगर बहुजन समाज एकजुट हो जाए तो वह अच्छों की सफाई कर सकता है। और बहुजन मूवमेंट के लिए आपने बताया कि किस तरीके से बहुजन मूवमेंट को मजबूत किया जा सकता है। हम आपको बता दें कि हम अभी आपके को लेके बहुत सारे विशेषज्ञों को लेकर आएंगे। लगातार इस कड़ी पे हम लोग बात करते रहेंगे। अगर आपके पास हमारा नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है तो आप सर्च कर सकते हैं और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
अगर आप अपने विचार हमारे तक साझा करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप हमें ज्वाइन बटन के माध्यम से हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। हमारे साथ अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। जो भी आपको लगता है कि क्या आपको नई नई चीजें देखनी पसंद है, वह भी हमें बताएं। अपने सुझाव हमें लगातार देते रहें। अभी हम लोग लगातार इस विषय पे आपके सामने कई सारे वीडियोस लेकर आने वाले हैं। तो आप दिन भर बने रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद वीरेंद्र जी, जो आपने बहुजन मूवमेंट को बताया कि जी, किस तरीके से बहुजन समाज के लोगों को न्याय मिल पाएगा। उसके लिए धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।